नेक्स्ट आप जो हमारे पास चैप्टर है डेट इज़ वास्कुलर, ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा ही है ये। एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, इसका भी केस आया हुआ था। इसमें 6P के फीचर्स होते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में, कि सडन पेन होगा, ठीक है, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरालिसिस, पैरेस्थेसिया, नमनेस और पेरिशिंग कोल्ड, ठीक है, पेन, पेलर, पैरेस्थेसिया, पल्सलेसनेस और पेरिशिंग कोल्ड और पैरालिसिस। एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हमारे पास एक सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें हमें अर्जेंट रिवास्कुलराइजेशन करना होता है, ठीक है, या आप एंजियोप्लास्टी करो या फिर आप ओपन सर्जरी करो इन 4 to 8 आवर्स टू सेव अ लिम्ब। मतलब वरना क्या होगा कि जो आर्टरीज़ वगैरह जो भी ब्लॉक हैं वो टिश्यूज़ तक ब्लड नहीं जाएगा और फिर आगे उसकी क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसमें अर्जेंट वास्कुलर सर्जन की ज़रूरत होती है। अगर एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के साथ आपके पास हिस्ट्री में क्वेश्चन में लिख दे कि इर्रेगुलर पल्स है, इर्रेगुलर पल्स आपके माइंड में आना चाहिए एट्रियल फिब्रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से क्या हो सकता है, आपको पता है एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में हमारे पास जो है वो थ्रोम्बस बनते हैं, ठीक है। थ्रोम्बस जो है वो फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे तो वो इम्बोलस बना सकता है और वो इम्बोलस जाके कहीं पर भी लॉज हो जाएगा तो वहाँ की इस्कीमिया करवा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो इस्कीमिया होता है मेजेंट्रिक इस्कीमिया होता है, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद पेनलेस, एक केस में अगर आपके पास दिया हुआ है पेनलेस पल्सेटाइल मास स्वेलिंग है, ठीक है, तो डेट इज़ एन्यूरिज्म। पेनलेस पल्सेटाइल है, ठीक है, मास स्वेलिंग, डेट इज़ एन्यूरिज्म। पेनलेस पल्सेटाइल मास अगर ग्राइन के रीजन पे मिल रहा है तो डेट इज़ फीमोरल आर्टरी एन्यूरिज्म, ठीक है। फिर रिनाल सेल कार्सिनोमा है जिसको हम लोग कंट्रास्ट इन्हेंस्ड CT पर डायग्नोज करते हैं। जो रिनाल सेल कार्सिनोमा क्या बनाता है, वेरिकोसील बनाता है। वेरिकोसील हमारे पास क्या होता है, हमने यूरोलॉजी के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ब्लूइश होता है, बैग ऑफ वार्म सेंसेशन है, ड्रैगिंग पेन और पेनलेस स्क्रॉटल स्वेलिंग होती है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ऑनलाइन जो है ये ब्लूइश कलरेशन जो है या ड्रैगिंग पेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें रीअश्योर करना है या फिर पेशेंट को अगर परसिस्टेंट पेन और इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। फिर रिनाल सेल कार्सिनोमा जो है वो हमारे पास इंफीरियर वीना कावा सिंड्रोम भी करवा सकता है। अगर ऑक्लूजन ऑफ इंफीरियर वीना कावा हुआ तो क्या होगा, पिटिंग नॉन टेंडर एडिमा हो गया ऑफ द लोअर लिम्स प्लस डायलेटेड वेन्स हो जाएगी लोअर एब्डोमेन की, ठीक है। पिटिंग नॉन टेंडर एडिमा ऑफ द लोअर लिम्स और डायलेटेड वेन्स ऑन द लोअर एब्डोमेन हो जाएगा। फिर हमारे पास एक बर्जर डिजीज़ है जिसको हम लोग थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसके हवाले से जो क्वेश्चंस आए थे रिकॉल्स में वो था कि स्मॉल एंड मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस होता है, इट इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, ठीक है, और ये यंग मैन में ज़्यादा कॉमन है, स्मोकिंग के साथ इसकी एसोसिएशन है। 25 to 45 ईयर्स के एज में ये देखा गया है, ठीक है, यंग मैन में। और इसमें एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया होता है जिसकी वजह से इंटरमाइटेंट क्लाउडिकेशन, क्लाउडिकेशन हम लोग किसको कहते हैं कि काफ मसल जो लेग का है वहाँ पे एक्सट्रीम पेन होगा और रिलैक्सेशन के बाद क्या होगा, पेन रिलीव हो जाएगा या एनसेड वगैरह से पेन रिलीव हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो होता किस वजह से, क्लाउडिकेशन नाम क्यों रखा गया है, ड्यू टू इस्कीमिया, ठीक है। रेस्ट पेन और इस्कीमिक अल्सर्स बन सकते हैं। उसके अलावा सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस और रेनॉल्ड फिनोमेना। तो एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया जिसमें इंटरमाइटेंट क्लाउडिकेशन, रेस्ट पेन, इस्कीमिक अल्सर्स, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, रेनॉल्ड फिनोमेना। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपको पहले स्मोकिंग को स्टॉप करवाना है क्योंकि इस डिजीज़ की जो एसोसिएशन होती है वो स्मोकिंग के साथ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर केस लिखा हुआ है कि 29 ईयर ओल्ड मेल है, वो एडमिट हुआ है फॉर सीवियर राइट काफ पेन। The pain has been increasing over the last 3 months. He is a smoker but with no history of hypertension or diabetes. Loss of dorsalis pedis and posterior tibial pulsation plus non-healing ulcer है, ठीक है, over the right first metatarsophalangeal joint, that is thromboangiitis obliterans जिसे हम बर्जर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया में, बर्जर डिजीज़ में इंटरमाइटेंट क्लाउडिकेशन होता है और उसके अलावा इस्कीमिक अल्सर्स होते हैं, रेस्ट पेन होता है,
ठीक है। उसके बाद डू नॉट गेट कंफ्यूज, बर्जर्स आपने याद रखना है, वास्कुलर होता है और ये थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस इसका दूसरा नाम है। ठीक है। टिपिकली यंग मैन आपके पास प्रेजेंट करेगा, उसकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होगी स्मोकिंग के साथ, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया होगा, मतलब कोई पल्स नहीं हो सकती, इस्कीमिक नॉन हीलिंग अल्सर होगा, क्लॉडिकेशन एंड रेस्ट लेग पेन। ठीक है। बर्जर डिजीज जिसमें IgA नेफ्रोपैथी होता है। ठीक है। टिपिकली यंग अडल्ट विथ हेमेटूरिया 1 to 2 days आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। समझ में आ रही है बात। और उसके अलावा ये जो आपके पास ये मैंने स्मोकिंग है, पल्सलेसनेस है, नॉन हीलिंग है यानी स्कीमिक अल्सर है, क्लाउडिकेशन है, रेस्ट लेग पेन है, ये कॉम्बो याद कर लो। उसके बाद 66 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर है और हाइपरटेंसिव पेशेंट है, सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ राइट आर्म के साथ आया और डिस्फेजिया हो रहा है जो कि विदिन 24 आवर जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, क्योंकि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक विदिन 24 आवर्स रिजॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट मोडालिटी हम लोग ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के लिए क्या करते हैं, कैरोटिड डॉपलर स्कैनिंग करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कैरोटिड डुप्लेक्स जो है विदिन 2 weeks ऑफ एडमिशन हमें करना होता है टू चेक कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमें इंटेरेक्टोमी करने की ज़रूरत है या नहीं। कैरोटिड इंटेरेक्टोमी हम लोग किस में करते हैं, अगर मैन है और उसमें 50% से ज़्यादा स्टेनोसिस है तो हम उसमें इंटेरेक्टोमी करते हैं। वोमेन है ग्रेटर दैन 70% से ज़्यादा कैरोटिड आर्टरी की स्टेनोसिस है तो कैरोटिड इंटेरेक्टोमी की जाती है। ठीक है। और एल्डरली पेशेंट है विथ रीअकरेंट एपिसोड्स ऑफ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो रहा है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, डैट इज़ द इंडिकेशन कि आप कि क्या है कि कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हुई हुई है। आप क्या करोगे, पहले कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड करोगे, डॉपलर स्कैनिंग या अल्ट्रासाउंड जो भी बोल सकते हो। ठीक है। उस पर आप देखोगे कितनी % जो है वो स्टेनोसिस हुई हुई है, पेमेंट हम इंटेरेक्टोमी करेंगे। ठीक है। तो AFib इज़ द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ स्ट्रोक। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है जिसमें हमारे पास कंप्रेशन ऑफ नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स जो लोअर नेक टू द आर्म पिट जाती हैं उसकी कंप्रेशन हो जाती है। ठीक है। 3 मेन टाइप्स होती हैं, अगर नर्व्स की होगी तो न्यूरोजेनिक, वेन्स की होगी तो वेनस, आर्टरीज की होगी तो आर्ट्रियल। न्यूरोजेनिक टाइप याद रखना थोरेटिक आउटलेट सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा कॉमन है और उसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है पेन, वीकनेस, लॉस ऑफ मसल, ओकेजनली लॉस ऑफ मसल एट द बेस ऑफ द थंब। ठीक है। और वीनस टाइप में पेशेंट स्वेलिंग के साथ आएगा, पेन के साथ आएगा, ब्लूइश कलरेशन ऑफ द आर्म होगी। और आर्ट्रियल टाइप में पेशेंट पेन, कोल्डनेस और पल्सलेसनेस ऑफ द आर्म के साथ आएगा या पेनलेस ऑफ द आर्म के साथ आएगा। ठीक है। समटाइम्स पल्सटाइल सब क्लेवियन एन्यूरिज्म भी इसमें देखी गई है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर। अब जैसे हमारे पास एक केस दिया हुआ है कि 42 ईयर ओल्ड मैन है और उसको पेन हो रहा है बिलो द राइट क्लेविकल विद अ पल्सटाइल मास just below the right clavicle. He has a shooting pain and reduced sensation down the right arm. His right hand is a bit cold and shows discoloration. That is the case of thoracic outlet syndrome. एओटिक डायसेक्शन अनदर इम्पॉर्टेंट केस कि ये एक रेयर लेकिन सीरियस कॉज होता है चेस्ट पेन का। इसमें ट्यूनिका इंटीमा जो कि हमारे पास एओटा की वॉल बना रही होती है, इनर वॉल बना रही होती है, उसमें टेयरिंग हो जाती है। तो इसकी जो एसोसिएशन एओटिक डायसेक्शन की वो हाइपरटेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ट्रॉमा आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बाइकस्पिड एओटिक वाल्व कोलेजिन में मार्फन सिंड्रोम है, एलर-डेल्नो सिंड्रोम है, टर्नर्स है। ठीक है। प्रेगनेंसी है, साइफिलिस है, ये सारी वो कंडीशन से बाइकस्पिड एओटिक वाल्व याद रखना एओटिक डायसेक्शन करवा सकता है। ठीक है। बाकी सब तो हम शायद कॉमन सेंस से आप अंदाज़ा लगा लो, लेकिन बाइकस्पिड एओटिक वाल्व को याद रखना। फीचर्स क्या होते हैं इसमें, पेशेंट चेस्ट पेन, सडन सीवियर चेस्ट पेन, टेयरिंग इन नेचर होगा और रेडिएट करेगा बैक और शोल्डर की तरफ। ठीक है। एक्सरे पर आपको वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम नज़र आएगा, एओटिक रिगर्गिटेशन इसमें मिलती है। ठीक है। और उसके बाद ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होता है बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट आर्म, हाइपरटेंशन या ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। समझ में आ रही है बात। और उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैव नो और नॉन स्पेसिफिक ECG चेंजेस इन अ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट ST सेगमेंट एलिवेशन में बी सीन इन द इंफीरियर लेट्स। ठीक है। ECG चेंजेस नहीं होते लेकिन कुछ माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट में ST सेगमेंट एलिवेशन
नज़र आती इन द इंफीरियर लीड्स। जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन है। टाइप ए में असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है 2/3 ऑफ द केसेस में, और टाइप बी में डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है डिस्टल टू द लेफ्ट सब क्लेवियन ऑरिजिन। ठीक है, उसके बाद डे बे की क्लासिफिकेशन है, डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसके बाद अगर यहाँ पर आपके पास केस दिया हुआ है एक्यूट सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन है, इंटेंसिटी में इंक्रीज़ हो रहा है, पेशेंट स्वेटिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पर आया, टैकीकार्डिया हाइपोटेंशन है, चेस्ट एक्सरे पर वाइड मीडियस्टिनम नज़र आ रहा है, डैट इज़ द केस ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन। केस नंबर 2 है एक्यूट सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन है जो कि रेडिएट कर रहा है, शोल्डर और बैक पर स्वेटिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, टैकीकार्डिया हाइपोटेंशन एंड लॉन्ग सिलेंडर लिम्स एंड फिंगर है, डैट इज़ थोरेसिक एओर्टिक डायसेक्शन। लॉन्ग सिलेंडर लिम्ब एंड फिंगर्स इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ मार्फन सिंड्रोम। और मार्फन सिंड्रोम में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है कि इसकी एसोसिएशन होती है आपके पास एओर्टिक डायसेक्शन के साथ। ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंडर लिम्स आपके पास दिया हुआ है तो उससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है। और सबसे बड़ी बात कि बैक और शोल्डर में पेन रेडिएट कर रहा तो ये केस ही एओर्टिक डायसेक्शन का है। उसके बाद सडन सीवियर सब एक्सटर्नल पेन है, हिस्ट्री है हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की, टैकीकार्डिया हाइपोटेंशन हो रहा है और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है नाइट्रेट्स, दैट इज़ मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ थोरेसिक एओर्टिक डायसेक्शन। उसके बाद अनदर केस है कि एक्यूट सीवियर चेस्ट पेन है जो कि बोथ शोल्डर की तरफ रेडिएट कर रहा है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कोल्ड पेरिफ्रीज एंड पैराप्लेजिया है, थोरेसिक एओर्टिक डायसेक्शन है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आया एक्यूट चेस्ट और बैक पेन है, स्वेटिंग, टैकीपीनिया, टैकीकार्डिया, बहुत आसान केस है ये। डिफरेंस बिटवीन इन बोथ आर्म्स, ब्लड प्रेशर में डिफरेंस है। ठीक है, एक्सरे पर आपको क्या नज़र आएगा, दैट इज़ वाइड मीडियस्टिनम क्योंकि ये थोरेसिक एओर्टिक डायसेक्शन का केस है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस रिमूवल ड्यूरिंग रेडिकल मैस्टेक्टोमी कैन लीड टू अपर लिम्फ एडिमा, रेडनेस एंड स्वेलिंग प्लस फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर हम लोग जो है वो एडिसिव कैप्सुलाइटिस को बोलते हैं जिसमें ग्लोबल रेंज ऑफ मूवमेंट में पेन होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, फिजियोथेरेपी एंड द आर्म एक्सरसाइज। फिर ये अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लाउडिकेशन पेन इन पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़, लेवल ऑफ इस्कीमिया। अगर एओर्टो इलियक आर्टरी की ऑक्लूजन होगी तो इलियक आर्टरी आपको पता है कहाँ पर होता है, लोअर लिम्ब के साइड पर होता है। तो पेन इन बुटॉक, थाइज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवेश सिंड्रोम। कॉमन इलियक आर्टरी की ऑक्लूजन होगी तो पेन जो है ना वो अबव द इंजॉइनल लिगामेंट एक्सटेंड कर रहा होगा। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी में अबव द इलियक से याद, कॉमन इलियक आर्टरी अब याद कैसे रखोगे, अब इसको खुद आपने अगर कॉन्सेप्ट है बेसिक तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। अबव इंजॉइनल लिगामेंट है तो वो सॉरी कॉमन इलियक आर्टरी ऑक्लूजन है तो अबव इंजॉइनल लिगामेंट जो है वो पेन एक्सटेंड कर रहा होगा। फीमोरल आर्टरी ऑक्लूजन है तो कहाँ होगी पेन, आपको पता है, पेन इन लेग बिलो द इंजॉइनल लिगामेंट और फीमोरल पल्स इज फेल्ड बट द पल्सेस बिलो इट आर नॉट फेल्ड। समझ में आ रही है, पेन होगा लेग पर बिलो द इंजॉइनल लिगामेंट। ठीक है, फीमोरल पल्स आपको फेल्ड होगी मगर बिलो द इंजॉइनल लिगामेंट अगर आप पल्स फील करने जाओ तो फील नहीं होगी। फीमोरो पॉप्लिटियल होगा बेसिकली, पेन इज़ बिलो द नी। ठीक है, पॉप्लिटियल आर्टरी से याद रखना, नी का रीजन है, पेन इज़ बिलो द नी। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, लेग पेन इवन ऑन रेस्ट में अकर लेटर इन सीवियर केसेस, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, वही है आपके पास 6 P's होंगे। क्या था पढ़ा था, पेरेस्थेसिया पढ़ा था, पल्सलेसनेस पढ़ा था, पेनलेस पढ़ा था, पैरालिसिस पढ़ा था। ठीक है, और उसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, और यहाँ पर दोबारा से देख लो यार, पेरेस्थेसिया, पेन, पेरिशिंग कोल्ड। ठीक है, बस ये 2 रह गए थे, सही है। तो यहाँ पर वही सारी जो फीचर्स हैं
लिम्ब इस्कीमिया के वही सारे आपके पास जो है यहाँ पर किसी भी पेरिफेरल आर्टरी में आकर मसला होता है, तो यही क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया के सिम्टम्स आते हैं। 6Ps के नॉन हीलिंग अल्सर्स होंगे, गैंग्रीन बन जाएगा, एक्यूट लिम्ब थ्रेटनिंग इस्कीमिया होगा और इंटरमाइटेंट क्लाउडिकेशन। ठीक है, इंटरमाइटेंट क्लाउडिकेशन का मतलब क्या होता है? लेग पेन इवन ऑन रेस्ट में अकर लेटर इन सीवियर केसेस। ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का कोई भी केस आया आपके जहन में, नॉन हीलिंग अल्सर, गैंग्रीन, इंटरमाइटेंट क्लाउडिकेशन, एक्यूट लिम्ब थ्रेटनिंग इस्कीमिया, ये सब जहन में आ जाना चाहिए। फीचर्स क्या होते हैं इसके पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के इंटरमाइटेंट क्लाउडिकेशन मतलब एक्किंग और बर्निंग इन द लेग मसल्स फॉलोइंग वॉकिंग। पेशेंट कैन टिपिकली वॉक फॉर अ प्रिडिक्टेबल डिस्टेंस बिफोर द सिम्टम स्टार्ट, यूजुअली रिलीव विद इन मिनट्स ऑफ स्टॉपिंग। बताया था अभी क्लाउडिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और नॉट प्रेजेंट एट रेस्ट। अगर लेट या सीवियर पेरिफेरल आर्टरीज होगी तो रेस्ट पर भी होगा उसको। असेसमेंट आपको क्या करना है, अगर पेशेंट किसी इस सिम्टम के साथ आया कि आपको कंप्लेन कर रहा है कि एक्किंग और बर्निंग पेन होता है जब वो वॉक करता है, और जब वो रेस्ट करता है तो पेन ठीक हो जाता है, जब आराम करता है उसको पेन नहीं होता है। ठीक है, तो असेसमेंट क्या करना है आपको? फीमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियालिस, डॉर्सिलियस, पीडियालिस, जितने भी आपकी लोअर लिम्ब की आर्टरीज है ना उसको सबको देखना है। फीमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियालिस और डॉर्सल पीडियालिस पल्सेस देखने हैं। और उसके बाद एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स ABPI केस, इसका एक केस आया हुआ था हमारे पास। ठीक है, और फिर इस केस में आप क्या करोगे? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इज़ द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, और MRA आप कर सकते हो जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी बोलते हैं। कोई भी इंटरवेंशन आप देने जा रहे हो उससे पहले आप MRA कर लोगे। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से करते हैं? अब देखो, अगर हमारे पास जो है ना एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, इसको देखकर करते हैं इंटरप्रिटेशन। अगर 1 आ रही है इसकी वैल्यू तो डेट इज़ नॉर्मल, इंडेक्स 1 आ रहा है तो नॉर्मल, 0.6 से 0.9 है तो डेट इज़ क्लाउडिकेशन। क्लाउडिकेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक्किंग और बर्निंग इन द लेग मसल्स फॉलोइंग वॉकिंग। ठीक है, 0.3 से 0.6 आ रहा है तो पेन इवन एट रेस्ट होगा, और लेस देन 0.3 है तो डेट इज़ इम्पेंडिंग। ठीक है, तो 1 आ रहा है तो नॉर्मल, 0.6 से 0.9 आ रहा है तो ये क्लाउडिकेशन होता है, 0.3 से 0.6 आ रहा है तो पेन इवन एट रेस्ट, और लेस देन 0.3 तो डेट इज़ इम्पेंडिंग। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो है वो स्मोकिंग से लिंक कर रही होती है, तो पेशेंट जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जिनको हो जाती है तो उनको स्मोकिंग को क्वाइट करने के लिए कहा जाता है। उसके अलावा अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, उसको ट्रीट करना होगा। और स्टेप्स क्या लेने होंगे कि स्मोकिंग क्वाइट करवानी है, और उसके अलावा उसके कोमॉर्बिडिटीज़ को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में लेकर आना है, एक्सरसाइज से कहना है। उसके अलावा सीवियर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया है तो हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, या स्टंटिंग कर सकते हैं, या बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। तो एनी पेशेंट जिसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है उसे हमें स्टेटिन लाजमी देना है, रिगार्डलेस उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ भी हो। एट्रोवास्टोटिन दिया जाता है 80 mg। ठीक है, इट इज़ करंटली रिकमेंडेड। तो अभी बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।